Good morning, dear students. As you know, we have been discussing chapter 2, Kings, Farmers and Town. So far, we have studied different points of this chapter. Today, we will start the topic Big to Basic, how inscriptions are different. देखिए जो inscriptions है, जो हमें inscriptions मिली है, just an meaning of an inscription occurred. यहाँ ये देखिए inscription show होगी है. इन inscriptions को कैसे जो है classified किया है, किस तरीके से जो है ट्रांसलेट किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि हाउ आर इंस्क्रिप्शंस क्लासिफाइड. ये है एक इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होती है? किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर इंग्रेव करके लिखी हुई चीज जो है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन. तो बात करते हैं, शुरू करते हैं. देखिए, so far we have been studying excerpt from inscription among other things, but how do students find out what is written on them? देखिए, हम जो है कई सारे स्क्रिप्ट पढ़े हमने. जैसे हमने मालाबार पोस्ट के बारे में पढ़ा कि भाई यूक्रेन है, एथेनियन सी जो है जो रेड सी उसके अंदर सी पैलेस के बारे में लिखा हुआ है. मालाबार पोस्ट के कौन से सामान जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं. सुदर्शन लैग के बारे में पढ़ा हमने. प्रभावती जो है उसके द्वारा दी जाने वाली लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आखिर कैसे स्टूडेंट्स को पता चली, क्या मेथड्स थे उनको जो है ट्रांसलेट करने के. यहाँ पे आप देखिए एक और इमेज देख सकते हैं. इसके अंदर जो अशोकन ब्राह्मी है उसके देवनागरी की लैंग्वेज होती है, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उस हिंदी लैंग्वेज के साथ में होने वाले एक्सपेक्ट की हम देख सकते हैं इक्वलेंट. तो शुरू करते हैं. देखिए, डेसिफायरिंग ब्राह्मी. जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो कि मेजर स्क्रिप्ट थी अशोक जो है उसकी इंस्क्रिप्शन थी, उसको कैसे डेसिफाइड किया गया, शुरू करते हैं. मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी. द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट. देखिए, आज के टाइम में मॉडर्न जो इंडियन लैंग्वेज से कई सारे उनको लिखने का जो तरीका है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो ब्राह्मी से डिराइव हुआ है. यानी कि ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी उस ब्राह्मी लैंग्वेज से मिलता हुआ जो है वो हम यहाँ पे आज देखते हैं बहुत सारे हमारे स्क्रिप्ट के वर्ड्स. फ्रॉम द लेट 18th century, European scholars, aided by Indian Pandit, worked backward from contemporary Bengali and Devanagari. The script used to write Hindi manuscript, comparing the letters with older specimens. देखिए, कई सारे यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं वो इंडियन पंडितों के साथ में बैठते हैं और इस तरह जो है खोजबीन करते हैं वे किस तरीके से जो है ये देवनागरी और बंगाली जो है इसी कंटेम्पररी को जो है पीछे की तरफ जाके ब्राह्मी से जो है कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. Scholars who have studied early inscriptions sometimes assume that these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after a decade of painstaking investigation by several epigraphy that James himself was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. देखिए, जो अशोकन ब्राह्मी है इसको किसने डेसिफाई किया है? We already have discussed that who has decified the Kharoshthi and Brahmi script. It is James Princeton. When does he decified? In 1838. 1838 में जब तक डेसिफाइड नहीं किया था अशोकन ब्राह्मी को जेम्स प्रिंसेप ने, उससे पहले जो स्कॉलर्स है वो क्या मानते थे कि ये संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये संस्कृत में नहीं था और ना ही ये प्राकृतिक में. ये कौन सी लैंग्वेज थी? ब्राह्मी. इस तरह देखिए ब्राह्मी को जो है डेसिफाई या ट्रांसलेट करने का तरीका कि भाई ब्राह्मी जो है उसको कैसे डेसिफाइड किया. उसको पहले जो बंगाली है देवनागरी उसके साथ में कंपेयर किया और कंपेयर करके जो है स्कॉलर्स ने पता लगाने की कोशिश की. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हिंदी का जो है और ब्राह्मी का जो है लगभग सिमिलर से मैच कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है इन्होंने डेसिफाइड करने की कोशिश की. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए हाउ खरोष्ठी को भेजा है. जो खरोष्ठी जो लैंग्वेज है उसको कैसे पढ़ा गया होगा या क्या तरीका था खरोष्ठी को पढ़ने का. The story of the decipherment of Kharoshthi, the script used in inscriptions in the northwest is different. देखिए, खरोष्ठी जो है ये स्क्रिप्ट पहली चीज तो यूज कहाँ होती थी? यूज होती थी ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट मीन्स अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है हमारा, उस एरिया के अंदर जो है इस स्क्रिप्ट के अंदर जो है इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी. इस डिफरेंट ईयर फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो-ग्रीक कॉइन्स हु रूल ओवर द एरिया हैव फैसिलिटेटेड मीटर्स. यहाँ पे देखिए रूल भी किसका चलता था? इंडो-ग्रीक का. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अर्लियर चैप्टर पॉइंट. जो अर्लियर पॉइंट था हमारा उसमें हमने बात की थी कि जो इंडो-ग्रीक्स थे वो फर्स्ट रूलर्स वर इंडो-ग्रीक्स हु हैव स्टार्टेड पंचमार्क कॉइन्स. पंचमार्क कॉइन्स की जिन्होंने शुरुआत की थी इसके ऊपर किंग्स के नेम और इमेज वो कहाँ से शुरू होते? इंडो-ग्रीक से. These coins contain the names of king written in Greek and Kharoshthi. जो ये coins मिले उन coins के ऊपर जहाँ kings के name लिखे हुए थे Greek और Kharoshthi में. European scholars who could read the former compared the later.
यूरोपियन स्कॉलर्स जो ग्रीक पर्सन थे उन्होंने इन लेटर्स को कंपेयर करने की कोशिश की। फॉर इंस्टेंस द सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपर एंड लोअर, which principle identify the language of the Croatian inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscriptions as well. देखिए यही जैसे वहाँ पे हमने ब्राह्मणवाद की वैसी खरोष्टी जो लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज उसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश की गई खरोष्टी को, क्योंकि इंडो ग्रीक्स का एरिया था और ग्रीक्स जो है वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज से जो है कंपेयर किया और फाइनली जो है इसको डेसिफाइड कर दिया गया। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली द टॉपिक व्हाट वी आर स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग द टॉपिक हाउ इंस्क्रिप्शंस डेसिफाइड, इंस्क्रिप्शन जो है उनको डेसिफाइड कैसे किया जाए। इंस्क्रिप्शन जो है लाइक ब्राह्मी एंड खरोष्टी, क्योंकि मेजर जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखी हुई थी, तो ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी जो इंस्क्रिप्शंस है इनको डेसिफाइड किया गया जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस को उनसे कंपेयर करके, जैसे देवनागरी जो है हिंदी जिसमें हम लिखते हैं, हिंदी जो है लिखने का तरीका होता है देवनागरी, कॉल्ड इन हिंदी बट द स्क्रिप्ट इज नोन एज देवनागरी। तो देवनागरी से जो है ब्राह्मी को कंपेयर किया और ग्रीक से खरोष्टी को कंपेयर करके इनके बारे में जो है हम जानते हैं। आगे हम बात करें हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन से कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस है वो हम लिखते हैं टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क। लेट अस लुक एट द इंस्क्रिप्शन वेरी क्लोजली। देखिए एपिग्राफिस्ट जो है यानी जो इंस्क्रिप्शन है उसकी स्टडी करने वाले और हिस्टोरियन जो हैं वो कैसे काम करते हैं इसको जानने के लिए हम जो जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी तरफ जो है थोड़ा ध्यान देते हैं। नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोक इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन, जो अशोक है उसका नेम जो है वो इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन नहीं है। ध्यान रखिए अशोक के लिए टाइटल्स यूज होते हैं जैसे प्रियदर्शी, देवनाम, इस तरीके के जो है टाइटल्स यूज होते हैं अशोक के लिए, कहीं भी अशोक नेम जो है वो यूज नहीं होता। लेट्स से व्हाट यूज इंस्टेड ऑफ टाइटल्स एडेप्टेड बाय द रूलर, ठीक है उनके नेम की जगह क्या यूज होता था टाइटल जो एडेप्ट किया जाता था के द्वारा, जैसे देवनाम के ऑफन ट्रांसलेटेड एज बिग आउट ऑफ द बुक एंड प्रियदर्शी और प्लेजेंट टू बुक, यानी देवनाम की जो देवता होती है प्रेजेंट को जिसको अपने पास रखना काफी अच्छा है। द नेम अशोक इज मेंशन्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शन व्हिच आल्सो कंटेन दीस टाइटल्स, ये जो नेम अशोक की और भी कई सारे जगह अशोक जो है वो उसमें मेंशन हुआ है जहां पे ये जो टाइटल्स है देवनाम के लिए उसमें ये भी मेंशन, जिससे कि हम कंपेयर कर पाए हैं आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दिस इंस्क्रिप्शन एंड फाइंडिंग दैट दे मेक इन टर्म्स ऑफ कंट्री स्टाइल लैंग्वेज एंड कैलिग्राफी एपिग्राफिस्ट है concluded that they were issued by the same। देखिए इनको एग्जामिन करने के बाद इंस्क्रिप्शंस को हर लेवल पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है जो एपिग्राफिस्ट है उन्होंने ये फाइनली जो है वो ये तो कह पाए ये जो है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड इशू की क्या चीज बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें हिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज मिलती है। हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमने बात की कि इंस्क्रिप्शन जो है उसकी लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज को हमने ट्रांसलेट किया, लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, लेकिन लैंग्वेज में जो किंग है उसका कहीं नेम नहीं होता बल्कि उसके टाइटल्स के बारे में मेंशन होता है जो उस किंग ने लिए रखे, जैसे देवनाम के और प्रीवियसली टाइटल्स है जो किंग ने होल्ड कर रखे। अब सिमिलर जब डेसिफाइड करने के लिए जिसको और जो दूसरे स्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया गया स्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे अशोक का नाम साथ में टाइटल्स आए जिससे कि लोग तय कर पाए, साथ में उन्होंने उसको स्टोन है उसके कैलिग्राफी को चेक किया, लिखने के तरीके को चेक किया, जिससे उन्होंने ये फाइनलाइज किया कि सेम रूलर है उसने इशू किए होंगे। You may have also noticed that Ashok claims that earlier rulers had no arrangement to receive reports to consider the political history of the subcontinent prior to Ashok. Do you think this statement is true? देखिए इसके अलावा अशोक जो है अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखता है कि जो earlier जो rulers थे उससे पहले के जो rulers थे मगध के एरिया के उनके पास में जो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था जिससे कि वो रिपोर्ट जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट जो है वो ले पाए। Historians have to constantly access statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggeration। जो हिस्टोरियंस है वो बहुत अच्छे तरीके से इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये सच है, ये कहानी है या कुछ बड़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा है इन्होंने। Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentence where this has to be done carefully to ensure that the intent meaning of the author is not। देखिए कई बार क्या होता है कि जो वर्ड है उस वर्ड की एक्चुअल मीनिंग अलग होती है और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है एक्सपीरियंस एक अलग वर्ड यूज करते हैं। रीजन क्या होता है इसमें कि हम उसको इजीली जो है समझ पाए। तो ये हमने देखिए बात की कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस कौन कौन से मिलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स देख सकते हैं। इंडो ग्रीक किंग मीनेंडर, जो इंडो ग्रीक किंग था मीनेंडर उसके पॉइंट्स देख सकते हैं। पंचवान
शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे जो किंग है उसको किस तरीके से पंच किया गया है, उसके पीसफुल इमेजेस को उसके लिए Historians have to make other assessment as well if a king order were inscribed on natural laws near cities of important routes of communication would passerby have stood to read this. हिस्टोरियन जो है उनको साथ ही साथ में ये भी जो है असेसमेंट करना था कि ये जो इंस्क्रिप्शन जो लगा रहा है किंग का, इसको वहाँ से गुजरने वाले लोग पढ़ते भी थे, इनको जो है पब्लिक प्लेसेस पे लगा रहता था जिससे कि लोग जो है इनको पढ़ सके और रूल्स और रेगुलेशन होते थे बेसिकली जिनको फॉलो करवाना पड़ता था। तो क्या लोग इसको पढ़ते थे? Most people were probably not liberated anybody throughout the supporting and understand the practice using parliament would be orders of the king have been followed. Answer to such questions are not always true. देखिए जो लोग हैं क्या वो लैंग्वेज को समझ पाए होंगे या किंग को कन्वे करना चाह रहे हैं उसको समझ पाए होंगे? इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमेशा इजी नहीं रहता है। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ वी लुक एट एन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अगर ये आप अशोकन इंस्क्रिप्शन देखेंगे द एंग्विश ऑफ द किंग व्हेन द किंग Devanam had been ruling for 8 years the country of the king Kaling was conquered by। देखिए यहाँ पे जो ये सोर्स है, इस सोर्स के अंदर जो अशोक है, उस अशोक की जो अशोक कलिंग पैटर्न कलिंग विक्ट्री है उसके बारे में मेंशन है। ये स्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज कहानी सुन लीजिए। देखिए आप अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर आफ्टर when Chandragupta Maurya left the Magad and started his pilgrimage। चंद्रगुप्त मौर्य वो घर को छोड़ देता है और अपनी जो है तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर देता है। तो उसके बाद में his son बिंदुसार succeeded the throne। बिंदुसार जो है वो थ्रोन पे बैठता है at the age of 200 at the time of 271 BC 271 BC Bindusar died and Ashok tries to become the next emperor of the Magadha dynasty। Magadha dynasty का जो है अगला एम्पायर कौन बनने की कोशिश करता है? अशोक। इन दिस कॉन्क्वेस्ट टू बिकम द एम्परर ऑफ मगध। मगध का एम्परर बनने के लिए जो अशोक है वो अपने 100 ब्रदर्स जो हैं उनको किल करता है, अपने 100 भाइयों को वो मारता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो है बैटल्स वो करता है। उसके जो शुरुआती पीरियड है कि 271 में थ्रोन को असेंड कर रहा है। ऑफिशियल जो है उसका कोऑर्डिनेशन वो होता है 269 के अंदर। ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन कब होता है? 269 में। अराउंड 261 के आसपास जो अशोक है वो कलिंग पर अटैक करता है। कलिंग जो है एक कोस्टल एरिया है प्रेजेंट डे का उड़ीसा, वहाँ पे काफ़ी प्रॉस्परस था। और साउथ जो है जो वेस्टर्न ईस्टर्न साउथ है हमारा, यानी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला बेल्ट, इस तरफ के साउथ के जो बेल्ट है इनके ऊपर कब्जा करने के लिए जाने का जो है ट्रेड रूट वो कहाँ से जाता था? उड़ीसा से। बाकी सारे प्रोविंसेस इनके कब्जे में थे लेकिन उड़ीसा इनके हिस्से में नहीं था। उड़ीसा जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जाना चाह रहा था। तो उड़ीसा जो है यानी कलिंग जो है वहाँ पे ये अटैक करता है। 150,000 मैन वर डिपोर्टेड, 100,000 वर किल्ड एंड मैनी मोर डाइड। देखिए इस बैटल के अंदर लगभग 150,000 लोग जो हैं, 150,000 मीन्स a large number of people have been died and 100,000 were killed and many more died। कई सारे लोग मरे, कई सारे लोग अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, बहुत सारे लोग घायल हो गए। After that, now that the country of the Kaling has been taken, Devanam prior to an intense study of Dham to the love of Dham and to strengthen the people to Dham। देखिए क्या चीज़, ये जो ब्लड शेड होता है, ये जो ब्लड बाथ होता है, जो खून देखता है यहाँ पे, जो खून बहता हुआ देखता है अशोक। और जैसा मैंने कहा अपने अर्ली एज में, अपने अर्ली रूलिंग पीरियड में उसने अपने जो 100 ब्रदर्स हैं उनको भी किल किया था। भाई जो सिंहासन है, जो थ्रोन है, उस पर बैठने के लिए उसने अपने 100 भाइयों को मारा। इस इतने बड़े ब्लड शेड की वजह से जब एक बौद्ध जो मॉन्क है, एक बौद्ध मॉन्क जो है वो उसके पास से गुजरता है तो उसको बताता है कि ये सब किस लिए, वो थोड़ा शांति का उपदेश का ज्ञान देता है उसको, जिसकी वजह से अशोक जो है वो फाइनली रियलाइज़ करता है कि उसने कितना ज़्यादा जो है ब्लड शेड किया है। तो वो यहाँ पे वायलेंस जो है वो उसको हमेशा के लिए छोड़ देता है, वायलेंस को छोड़ देता है और ये तय करता है कि अब कभी भी वो बैटल लड़ाई नहीं करेगा। और अब जो है उसने कॉन्कर करने का नया रास्ता जो है उनका अपना है रिलीजियस कॉन्कर। पहले देखिए वो बैटल से लड़ाइयों के थ्रू जो है कॉन्कर कर रहा था स्टेट को, अब उसने रिलीजियस कॉन्कर जो है उसकी तरफ जाना शुरू किया। उसकी जो कॉन्क्वेस्ट कलिंग के बाद में उसमें वो काफ़ी दुख दर्द में हुआ, उसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और जो धम्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने काम करना शुरू किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। यानी जो ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है, ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं, क्या ये इंस्क्रिप्शंस में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है, स्पेसिफिक है, जिनसे कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो है रिक्रिएट कर पा रहे हैं एम्पायर को, या इसमें कोई इनकी लिमिटेशंस है?
तो शुरू करते हैं। देखिए, बाय नाउ इट इज प्रोबेबली एविडेंट दैट देयर आर लिमिट टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिमेन, समटाइम देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस, लेटर्स आर वेरी फाइनली इंग्रेव्ड एंड दस रिकंस्ट्रक्शंस आर अनसर्टेन। देखिए, कई सारी जो है लिमिट्स है एपिग्राफी की। एपिग्राफी वी हैव ऑलरेडी नो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। कई बार की देखिए बहुत सारी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है, जैसे लेटर्स जो है वो काफ़ी फाइनली इंग्रेव्ड यानी मिट चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड हो चुका है उनको लिखा होगा। बहुत सारे लेटर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, लेटर्स मिस हो रहे हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन। हर बार जो एग्जैक्ट जो मीनिंग उस डिस्क्रिप्शन में लिखेगी उसके बारे में श्योर भी नहीं हो सकती होगा। सम ऑफ विच में स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पेज ऑफ टाइम, इफ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल you will realize that the scholars are constantly debating and discussing alternative ways of editing। देखिए, अभी भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अभी भी कॉन्स्टेंटली जो है डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन से उन्होंने क्या लिखा हुआ, सभी जो है अपना अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो several thousand descriptions have been discovered, not all have been classified। कई जो है डिस्क्रिप्शंस मिली है, लेकिन जो ब्राह्मणी खरोष्ठी या कुछ स्पेशल जो लैंग्वेजेस है वही अभी तक क्लासिफाइड हुई है, पब्लिश हुई है, ट्रांसलेट हुई है। Besides, many more inscriptions must have existed which do not have survived the ravages of time. So what is available at present is probably only a fraction of what was। क्योंकि कई सारे जो हैं इंस्क्रिप्शन वो हमें मिली भी नहीं होगी, तो जो हमें मिला है वो बहुत थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है। There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. For instance, routine agricultural practices and the joys of the sorrows of daily life existence find no mention in inscription, which was more often than not on grand living events. Besides, the content of inscription almost invariably project the perspective of the person who commissioned them. As such, they need to be just with other perspective as to arrive at a better understanding of the time। कि पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, सिंपल से वर्ड्स में हम बात करें तो एपिग्राफीज जो है वो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन को, और इन इंस्क्रिप्शंस की एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है? देखिए, इनके ऊपर जो लेटर्स लिखे हैं वो बहुत बार मिल जाते हैं, बहुत बार किसी रीजन से डैमेज हो जाते हैं या वो मिस कर जाते हैं वहाँ से। ड्यू टू दिस रीजन जो एग्जैक्ट मीनिंग है इंस्क्रिप्शन का वो हमें नहीं मालूम पड़ पाता है। साथ ही जो मीनिंग है वो कुछ जहाँ इंस्क्रिप्शन लगी हुई है जिस प्लेस पे, उस प्लेस के लिए अलग हो सकता है, दूसरे प्लेसेस के लिए अलग हो सकता है। तो मीनिंग जो है वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और उसके अलावा ये जो है इंस्क्रिप्शंस ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो है लगाई जाती है, और जिस पर्सन के द्वारा लगवाई जा रही है क्या वो अपने बारे में इनमें गलत लिखेगा या जो आम लोग हैं उनके बारे में लिखेगा, वो हमेशा अपने बारे में ही बातचीत करेगा। लाइक एनी रूलर, कोई भी रूलर जो है अगर वो अपने बारे में कोई इंस्क्रिप्शन लगवाता है तो दैट ही मेक श्योर कि वो जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा जाए, उसके बारे में जो है अच्छी बातें बताई जाए, उसके बारे में अच्छी बातें बताई जाए। ये जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। दस एपिग्राफी अलॉन डज नॉट प्रोवाइड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसलिए जो एपिग्राफी है वो हमें पूरी हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। ऑल्सो हिस्टोरियंस ऑफन क्वेश्चन बोथ ओल्ड एंड न्यू एविडेंस। स्कॉलर्स इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द हिस्टोरी ऑफ जो किंग्स है उनकी हिस्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड जो इकोनॉमिक चेंज है या जो बेस ग्रोथ जो है सोशल ग्रोथ इमर्ज हुए उनके बारे में जो इम्पोर्टेंस शुरू हुई। रिसेंट डिकेड्स हैव सीन अ मच ग्रेटर प्रेसिपिटेशन विद द हिस्ट्रीज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी जो दबे पिछड़े लोग थे उनके बारे में भी जानने की जो कोशिश है वो लेट डिकेड्स जो है उनमें शुरू हुई। आप यहाँ पे एक कॉपर प्लेट ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं कर्नाटक से जो 6th सेंचुरी की है। जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बात की थी प्रभावती की, तो प्रभावती जो है जिसने लैंड ग्रांट्स दिए थे तो वो इस तरह की कॉपर प्लेट्स है उसके ऊपर की जाती थी। इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर देखिए आप इंस्क्रिप्शन पूरी तरीके से इन्वेव्ड है। इसमें इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि एक हार्ड सरफेस जिसके ऊपर इन्वेव किया गया है। नेक्स्ट देखिए मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की बात करें इस पर्टिकुलर पीरियड की, तो 600 to 500 BCE पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो पैडी है उसका एग्रीकल्चर शुरू होता है, और गंगा जो वैली है उसके अंदर कुछ महाजनपद और पंचमहापुरुष उनकी भी शुरुआत। 500 to 400 BC जो रूलर्स हैं मगध के वो अपनी पावर जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं। 327 to 325 BC अलेक्जेंडर जो है मकदूनिया से वो इन्वेट करता है। 321 चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेशन ऑफ थ्रोन ऑफ मगध, मगध जो है उसके सिंहासन पे कौन बैठता है या फाउंडेशन कौन करता है, मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य। 272 to 268 देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स आ रहे हैं 272 and 268। ऐसा क्यों मेंशन हो रहा है? देखिए मैंने अभी आपको अशोक जो है वो थ्रोन को असेंड करता है 272 में, लेकिन उसका ऑफिशियल इंकारनेशन नहीं होता है, वो ऑफिशियल किंग नहीं डिक्लेयर होता, वो यहाँ पे उसको बिठाया जाता है। लेकिन उसके जो 100 ब्रदर्स हैं
उसके साथ में उसकी जो है कॉन्टीन्यूस बैटल चलती रहती है टू एक्सेस द थ्रोन, जो थ्रोन है उसके ऊपर बैठने के लिए, और वो बैटल चलती है 4 सालों तक। लगभग 4 सालों में वो अपने 100 ब्रदर्स जो है उनको किल करता है। इसलिए यहाँ पे उसका ऑफिशियल जो इनकार्नेशन है वो कब होता है 968 BC में। तो रूलिंग पीरियड है अशोक का 268 231 185 एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर देखिए शुरू हो रहा है 321 BC में और एंड कर रहा है 185 BC में। बहुत छोटा सा पीरियड है, 3 मेजर रूलर्स है इसके अंदर, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। जो लेटर मौर्यंस थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, इतने बड़े वास्ट एम्पायर को जो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसकी वजह से एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इवेंचुअली जो लास्ट मौर्यन जो रूलर होता है, उस लास्ट मौर्यन रूलर को उसका अपना खुद का जो कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का, वो मार देता है पुष्यमित्र और एक शुंग डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत होती है। 200 to 100 BC इंडो ग्रीक जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रूल करना शुरू करते हैं। चोल चेर पांड्य जो है ये साउथ इंडिया में, और सातवाहन जो है ये डेक्कन में रूल करना शुरू करते हैं। 100 BC 200 सेंचुरी जो शक है ये सेंट्रल एशिया के रूलर्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं। रोमन ट्रेड की शुरुआत होती है। 78 सेंचुरी जो कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी रूलर कनिष्क, वो थ्रोन के ऊपर असेंड करता है। 100 to 200 सेंचुरी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ लैंड गार्ड और चारवाहन मिलती है। 320 सेंचुरी जो गुप्त रूलर है उसकी शुरुआत होती है, गुप्त रूल की। 335 to 375 समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हमें मिलती है प्रयाग प्रसिद्ध, जिसके अंदर उसको 100 वॉर्स का विनर माना जाता है। समुद्रगुप्त जो है इसके बारे में देखिए 2-3 क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन। तो समुद्रगुप्त जो है इसको इंडियाज नेपोलियन का था। ही इज मेंशन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे, उसके तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। इसको जो है विनर ऑफ 100 बैटल्स कहते हैं, विनर ऑफ 100 बैटल्स कहा जाता है। तो ये काफ़ी सारी बैटल्स जो इसने जीती थी। चंद्रगुप्त सेकंड और वाकाटक जो है बैटल में रूल करते हैं। चालुक्य जो डायनेस्टी थी कि ये जो पीरियड है, आफ्टर दिस पीरियड जो नॉर्थ के अंदर जो पावर थी गुप्त रूलर की वो कमजोर होना शुरू होती है। इवेंचुअली लगभग 6th सेंचुरी की शुरुआत में ये जो पावर है खत्म हो जाती है। साउथ के अंदर चालुक्य और पल्लव जो है ये नई डायनेस्टी शुरू होती है। और 606 हर्षवर्धन जो है ये नया किंग बनता है कन्नौज का, और हुसैन जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में इंडिया में आता है। और उसके बाद में 712 द फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सबसे पहला मुस्लिम अटैक होता है वो होता है 712 में, जो अरब से वो अटैक करते हैं लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में वो जो है अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर जो है अरब जो है उसको स्टार्ट करते हैं तरीके से उनको जजिया जो टैक्स वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। फिर कुछ मेजर एडवांसेस हम बात करें एपिग्राफी में, तो 784 18वीं सेंचुरी में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी फाउंडेशन होती है बंगाल में। जो संस्कृत और जो लोकल इंडियन लैंग्वेजेस है उनकी स्टडी करने के लिए फाउंडेड होती है। फाउंड किसके द्वारा की जाती है? अलेक्जेंडर के द्वारा। अलेक्जेंडर विलियम एक पर्सन होते हैं, विलियम हैथवे। ये लोग जो है यहाँ पे सोसाइटी फाउंड करते हैं, यानी जो यूरोपियंस है वो ये सोसाइटी जो है या एक तरीके का ग्रुप जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। काम क्या होता है इसका काम होता है जो संस्कृत और हिंदी जो लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करना। 19th सेंचुरी के अंदर कॉलिन मैकेंजी जो है वो 8000 इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज में वो कलेक्ट करता है। 838 अशोकन ब्राह्मी जो है उसको डेसिफाइड किया जाता है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1877 अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ये अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उनको पब्लिश करते हैं। 1886 फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफी कर्नाटका जर्नल ऑफ साउथ इंडिया इंस्क्रिप्शन। साउथ इंडिया की जो इंस्क्रिप्शन है उनकी जनरल जो है वो इशू हुई थी। और 20th सेंचुरी में डीसी सरकार जो है वो इंडियन एपिग्राफी क्रॉस के नाम से जो है ये पब्लिश करती है। ये कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स थे। ये हमारा था चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स that has been completed now. So till then have a nice day. If you have any kind of doubt you can put that in comment also. Have a nice day.